नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कक्षा में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित जानकारी संपूर्ण तरीके से प्राप्त कर ली थी। आज की कक्षा में हम साथियों राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए साथियों, बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित जानकारी। साथियों, ये है अपने राजस्थान की जलवायु। जलवायु से संबंधित अपने को 3 प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं जो काफ़ी रूप से मिलते जुलते हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले मौसम। मौसम की यदि हम बात करें तो आपके अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। अल्पकालीन का साथियों मतलब होता है जैसे कि एक दिन, एक सप्ताह के भीतर जो भी अपने को वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हो सकता है कई बार सुबह सूरज उगा हुआ हो और दोपहर तक आते आते बादल छाकर और वर्षा होने लगे या फिर बारिश होने लगे, तो मतलब उस एक दिन के भीतर जो भी अपने को देखने को मिलता है मौसम से संबंधित परिवर्तन या वायुमंडलीय दशाओं से संबंधित परिवर्तन, उसे हम मौसम कहते हैं। और ये आपके अल्पकालीन वायुमंडलीय घटना या वायुमंडलीय दिशाओं में परिवर्तन होता है। मौसम शब्द की उत्पत्ति की साथियों यदि हम बात करें तो आपके अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का अचानक से पलटना। यानी कि ये हवाएं चलते चलते अपनी दिशा अचानक से बदल देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद में है आपके ऋतु की साथियों यदि हम बात करें तो आपके 3 से 4 माह के दौरान वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। और ऋतु आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो ऋतु अपने मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो इसका साथियों जो आपके समयावधि रहती है वो आपके रहती है मार्च से मध्य जून तक इसकी समयावधि रहती है। और साथियों अपने को इस चीज़ का एक और ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान व भारत में सबसे बड़ी ऋतु कौन सी है, तो वो आपके सबसे बड़ी ऋतु होती है कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। इसके बाद में दूसरी ऋतु आती है वर्षा ऋतु, जिसे हम कहते हैं मानसून। मानसून का जो आपके समय होता है राजस्थान में वो आपके रहता है मध्य जून से सितंबर अंत तक। मध्य जून से सितंबर तक इसका समय रहता है और यह आपके सबसे छोटी ऋतु मानी जाती है। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो साथियों आपके राजस्थान में लगभग इसका भी जो समय है वो आपके मध्य जून से सितंबर तक लगभग 3.5 महीने का समय है, परंतु फिर भी किसी भी स्थान पर लगातार 3.5 महीने के लगभग वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में यदि हम बात करें तो आपके लगभग 29, 30, 27, 28 दिन के अंतर्गत लगभग आपके वर्षा होती है। इसलिए सबसे छोटी ऋतु ये आपके होती है कौन सी, वर्षा ऋतु होती है। तीसरी है अपने शरद ऋतु। शरद ऋतु का साथियों जो अपने समय रहता है वो आपके रहता है शरद ऋतु का जो अपने समय रहता है वो अपने रहता है अक्टूबर से मध्य दिसंबर का जो समय रहता है वो अपने शरद ऋतु का रहता है। इस ऋतु में सुबह व शाम के समय हल्की फुल्की ठंड देखने को मिलती है, जबकि दिन के समय में सर्वाधिक तापमान व गर्मी देखने को मिलती है। और इसमें या इस शरद ऋतु में जो आपके दिन के समय में जो गर्मी पड़ती है या तापमान अधिक होता है, उस स्थिति को कार्तिक हीट के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके फसलों के पकने का समय रहता है। और इसको मानसून का प्रत्यावर्तन काल, शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी कि लौटते हुए मानसून का समय इसको कहा जाता है कौन सी ऋतु को, शरद ऋतु को। फिर है साथियों अपने शीत ऋतु का जो अपने समय रहता है वो अपने रहता है मध्य दिसंबर से आपके फरवरी तक का जो समय रहता है, फरवरी अंत तक का समय, वो आपकी शीत ऋतु कहलाती है। इस ऋतु में साथियों आपके दिन छोटे व रातें बड़ी होती है। ठीक है। और सूर्य अपनी स्थिति को बदलकर दक्षिणायन की स्थिति में चल जाता है। ठीक है साथियों।
तो इस प्रकार से अपना ये है राजस्थान का ऋतु चक्र और ये है अपने मौसम, जो आपकी जलवायु से लगभग मिलते जुलते हुए शब्द होते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं जलवायु। जलवायु की यदि हम बात करें साथियों, तो अपने दीर्घकाल 30 वर्ष से अधिक के दौरान वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो अपने क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। क्योंकि जलवायु किसी भी स्थान की यदि जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसमें एक दीर्घकाल यानी कि लंबा समय लगता है, जो आपके 30 वर्ष से अधिक का समय होता है। जैसे कि यदि हम बात करें तो राजस्थान के कई ऐसे स्थान हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हमने देखा होगा कि कुछ समय पहले वहां पर वर्षा नहीं होती थी, अब वहां पर लगभग वर्षा अधिक होती है, औसत से वहां से अधिक होती है। तो लगभग वहां का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो फसल चक्र है वो भी धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि लगभग राजस्थान की जलवायु में भी या क्लाइमेट में भी क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। यह अपने एक दीर्घकालीन घटना मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं जलवायु। राजस्थान की जलवायु दोस्तों ध्यान रखना, अपने उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसी है राजस्थान की? तो दोस्तों इसका यदि हम सीधा सा एक कॉन्सेप्ट देखें तो ये कुछ अपने इस प्रकार है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से एक अपने रेखा गुजरती है, अक्षांशीय रेखा, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को या फिर ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो जिस अक्षांशीय क्षेत्र में या अक्षांश रेखा पर सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, उस स्थिति को या उस क्षेत्र की जो जलवायु रहेगी वो आपके रहेगी उष्ण कटिबंधीय। अब राजस्थान के साथियों दो जिलों की यदि हम बात करें तो एक तो है अपना डूंगरपुर और दूसरा है अपना बांसवाड़ा। राजस्थान के ये दो जिले कर्क रेखा के सबसे नजदीक में हैं और राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा इन दो जिलों से होकर गुजरती, इसलिए राजस्थान के ये दो जिले उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। और इन दो जिलों को छोड़कर बाकी जो आपके संपूर्ण राजस्थान है, उस संपूर्ण राजस्थान की जलवायु अपने कैसी है, उपोष्ण या फिर आप इसको शीतोष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं। और मानसूनी का अर्थ होता है, क्योंकि राजस्थान में आपके या फिर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं, जो दो शाखा हैं, अरब सागरीय मानसूनी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, दोनों शाखाओं से राजस्थान में वर्षा होती है या फिर मानसून की वर्षा होती है, इसलिए इसमें मानसून शब्द को भी जोड़ा गया है। तो राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु अपने उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। अब देखो साथियों, वही बात, राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से कर्क रेखा गुजरने के कारण ये दो जिले उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और इन दो जिलों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान की जलवायु वो अपने उपोष्ण कटिबंधीय या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत देखने को मिलती है। चलिए साथियों, अब है अपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांशीय स्थिति, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अक्षांश रेखा से संबंधित की बात की है। तो जो किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति होती है वो अपने उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कि कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है, वो आपके राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजर रही है। तो ये दो जिले अपने उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं, परंतु उसके अलावा संपूर्ण राजस्थान आपके उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार आपकी अक्षांशीय स्थिति भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। फिर है अपने अरावली पर्वतमाला की या अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा। जैसा कि हम देखें साथियों, तो अपने राजस्थान के इस वाले क्षेत्र से, राजस्थान से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। ये अरावली पर्वतमाला अपने अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनों के या फिर अरब सागर की मानसूनी शाखाओं के समानांतर होने के कारण यह अपने अरब सागरीय मानसून को रोकने में या अरब सागर की शाखा को रोकने में सक्षम नहीं है। और जैसा कि बंगाल की खाड़ी से इधर पूर्वी दिशा से जो अपने मानसून की दूसरी शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, तो यह अपने अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान के इस पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है और पश्चिमी भाग में अपने कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक हो गया अपने अरावली पर्वतमाला की दिशा।
इसके बाद में हम चलते हैं मरुस्थल का प्रभाव। तो मरुस्थल का प्रभाव भी साथियों अपने जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे कि हम देखें तो ये अपना पश्चिमी क्षेत्र, यह अपना है मरुस्थलीय भाग। अब मरुस्थलीय भाग में दोस्तों रेतीला भाग होने के कारण सर्वाधिक गर्मी या सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार पूर्वी भाग में मरुस्थल नहीं होने के कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार शीत ऋतु में इस क्षेत्र में रेतीला भाग होने के कारण सर्दी भी सर्वाधिक पड़ती है। तो पूर्वी भाग में अपने मरुस्थलीय भाग कम होने के कारण सर्दी का प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। तो मरुस्थल भी अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। चौथा है अपने समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी की यदि हम बात करें तो आपके जो क्षेत्र समुद्र के नज़दीक होंगे उन क्षेत्र की जलवायु सर्वाधिक क्या होगी, सम जलवायु होगी। उसी प्रकार राजस्थान की जो जलवायु है वो अपने को विषम जलवायु देखने को मिलती है, क्योंकि यह अपने समुद्र से क्या है, दूरी पर स्थित है। ठीक है साथियों, फिर हम बात करें धरातल से ऊंचाई। धरातल से ऊंचाई भी राजस्थान को प्रभावित करती है। जैसा कि हम बात करें, एक है अपना पर्वत के ऊपर बसा हुआ नगर जिसका नाम है माउंट आबू। एक है अपना राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का कोई भी जिला ले लो, जैसे कि आप जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी है, जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर है। अब माउंट आबू जो शहर है वो अपने धरातल से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां पर लगभग 8 से 10 डिग्री तापमान में कमी देखने को मिलती है। इसलिए राजस्थान के लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए माउंट आबू शहर में जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऊंचाई होने के कारण कम गर्मी देखने को मिलती है। और यह तापमान घटने की दर रहती है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में क्या आती है, कमी आती है। 1 डिग्री तापमान में कमी देखने को मिलती है। अब अपने माउंट आबू जो शहर है वो लगभग 1200 या 1300 के लगभग मीटर के ऊपर बसा हुआ है। इसलिए यहाँ पर लगभग 8 से 10 डिग्री तापमान में कमी देखने को मिलती है। कब, ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में भी यदि हम बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माइनस में चला जाता है। जैसे कि राजस्थान की एकमात्र झील जो अपने शीत ऋतु में बर्फ में जम जाती है तो वो अपने माउंट आबू में स्थित नक्की झील है। तो धरातल से ऊंचाई भी किसी भी स्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर है अपने मानसून और चक्रवात। मानसून और चक्रवात भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हम बात करें तो राजस्थान के इस पूर्वी भाग में मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में या मरुस्थलीय भाग में मानसून के क्या होती है, कम वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र की जलवायु की यदि हम बात करें, इस क्षेत्र की जलवायु अपने आर्द्र जलवायु है क्योंकि अधिक वर्षा हो रही है, और इस क्षेत्र की जलवायु कम वर्षा होने के कारण शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु मानी जाती है। तो मानसून और चक्रवात भी किसको प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में है साथियों अपने वनस्पति। जिस क्षेत्र में सघन वनस्पति होगी वहां पर वर्षा अधिक होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो वहां पर अपने को आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वनस्पति होगी उस क्षेत्र में सूर्य के तापमान में भी कमी देखने को मिलेगी। जिस क्षेत्र में वनस्पति नहीं है वहां का धरातल पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, और प्रकाश सूर्य का सीधा पड़ेगा तो फिर वहां पर तापमान भी क्या होगा, अधिक होगा। जिन क्षेत्रों में कम वनस्पति होगी तो वहां पर कम वर्षा भी देखने को मिलेगी। तो वनस्पति भी किसको प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। मृदा भी जलवायु को प्रभावित करती है। मृदा जलवायु को प्रभावित कैसे करेगी? जिस क्षेत्र में अपने रेतीली मिट्टी या रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो रेतीली बलुई मिट्टी अगर एक बार जिसके कण मोटे होते हैं वो गर्म होने के बाद में ठंडा होने में भी समय लेती है, ठीक है, और ठंडी होने के बाद में गर्म होने में भी ज़्यादा समय लेगी। तो इस प्रकार यदि एक बार गर्म हो गई तो ठंडा होने में ज़्यादा समय लेगी, तो तापमान अधिक होगा, और तापमान भी किसको प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार मृदा भी जलवायु को प्रभावित करती है। उच्चावच की यदि हम बात करें तो धरातल से ऊपर उठे हुए जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वो भी जलवायु होती है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु अलग है, मरुस्थलीय क्षेत्रों की जलवायु अलग है, मैदानी भागों की जलवायु अलग है, ठीक है, और पठारी भागों की जलवायु अलग है। तो ये उच्चावच भी किसको प्रभावित करते हैं, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं में दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु की यदि हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का अपने समय है वो है मार्च से मध्य जून। एक चीज आप यहाँ पर और ऐड कर लीजिएगा, सबसे बड़ी ऋतु, ध्यान रखना साथियों, सबसे बड़ी ऋतु मानी जाती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में आने से होती है। अब सूर्य उत्तरायण में किस प्रकार आता है तो साथियों आप समझ लेना एक बार, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर आपके मुख्य रूप से 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि बीच वाली है ये है अपने भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये है अपने नीचे वाली मकर रेखा और ये है अपने कर्क रेखा। ये 3 रेखाएं हैं। सूर्य आपके वर्ष भर इन 3 रेखाओं के ऊपर सीधा चमकता है, जिसका प्रभाव ऋतुओं की या ऋतु चक्र में अपने को देखने को भी मिलता है। जैसे कि हम बात करें सूर्य 21 जून को सूर्य इस कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो आपने देखा होगा कि जून के महीने में आपके चाहे आप उत्तरी गोलार्ध ले लो, चाहे भारत ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, इस समय आपके ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अपने दिन बड़े रातें छोटी होती है, ठीक है। फिर साथियों आपके मानसून समाप्त होने की स्थिति में सितंबर महीने के अंत तक, यानी कि 23 सितंबर के आसपास सूर्य वापस से भूमध्य रेखा पर आता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा के आसपास आता है तो उस समय थोड़ा बहुत दिन के समय में परिवर्तन देखने को मिलता है, या दिन की अवधि थोड़ी बहुत कम होने लग जाती है। वैसा तो लगभग ये माना जाता है कि दिन और रात की अवधि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो दिन और रात की अवधि लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। फिर 21 मार्च 23 सितंबर हो गया। 23 सितंबर के बाद में साथियों अपने आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को साथियों आपके सूर्य इस मकर रेखा पर सीधा चमकता है, और इस मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो इस स्थिति को कहते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन यानी कि यह दक्षिणी गोलार्ध के आसपास पहुंच चुका है। और दक्षिणायन की स्थिति में साथियों अब जो अपने यदि हम बात करें विश्व के महाद्वीपों से संबंधित तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में साथियों दिसंबर और जनवरी के महीने में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप है, उत्तरी गोलार्ध है, भारत है, राजस्थान है, इस क्षेत्र में अपने को शीत ऋतु में दिन छोटे व रातें बड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। और दिन के समय में भी और रात के समय में भी क्या होने लग जाती है, कमी व वृद्धि होने को देखने को मिलती है। अब 22 दिसंबर को सूर्य साथियों मकर रेखा पर सीधा चमकने के बाद में फिर लगभग 21 मार्च आते आते ये सूर्य फिर से भूमध्य रेखा पर आकर सीधा चमकता है। यानी कि सूर्य वर्ष भर इन 4 रेखाओं के मध्य ही घूमता है। जब सूर्य 21 जून या ग्रीष्म ऋतु में होता है तो उस स्थिति को कहते हैं उत्तरायण। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो इस स्थिति को कहते हैं दक्षिणायन। तो साथियों सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की जो स्थिति है वो भी अपने राजस्थान के ऋतु चक्र को क्या करती है, प्रभावित करती है, जो किसी भी अक्षांश या स्थिति के बारे में अपने को जानकारी देता है, ठीक है साथियों। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में होने से होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध भारत व राजस्थान में दिन बड़े व रातें छोटी होती है। मैंने आपको बता दिया कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तब आपके उत्तरी गोलार्ध भारत व राजस्थान में दिन बड़े व रातें छोटी होती है, और दिन का तापमान भी अपने को तेज देखने को मिलता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन यानी कि 21 जून को और सबसे छोटी रात होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी 21 जून को मनाया जाता है। और इस दिन अपने उत्तरी गोलार्ध भारत व राजस्थान में दिन बड़े व रातें छोटी होती है। चलिए साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बात करेंगे। चलिए साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब ग्रीष्म काल में कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है, तो ग्रीष्म काल में अपने घटनाएं देखने को मिलेगी बगुलिया या बबूलिया। अब बगुलिया या बगुलिया क्या होता है, तो साथियों ग्रीष्म काल में छोटे छोटे जो अपने संवहनीय पवनों से उत्पन्न चक्रवात होते हैं उनको क्या कहते हैं, बगुलिया या बबूलिया कहते हैं, और ये एक ही स्थान पर बवंडर की तरह घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर है अपने लू
लू ग्रीष्म काल में दिन के समय में चलने वाली गर्म हवाएं, दिन के समय में जो तेज गति से चलने वाली गर्म हवाएं होती है, और खास करके कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में चलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जैसा कि इस वर्ष यानी कि 2024 की आपके मई जून के महीने में हमने देखा होगा कि दिन में कितनी तेज हीट वेव यानी कि तेज गर्म हवाएं चलती थी, उन्हें कहते हैं लू। और कोई जो इंसान अगर लू की चपेट में आ जाता है तो उसको छाछ, प्याज, इमली का पानी पिलाया जाता है। ठीक है साथियों। फिर है अपने आंधी। आंधी की यदि हम बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली जो अपने धूल भरी हवाएं होती है वो अपने क्या कहलाती है, आंधी कहलाती है। अब राजस्थान में साथियों यदि हम बात करें सर्वाधिक आंधियां, तो राजस्थान में साथियों अपने सर्वाधिक आंधियां आती है, वो अपने आती है कहाँ पर, श्री गंगानगर जिले में, लगभग अपने कितने दिन, 27 दिन। इसके बाद में श्री गंगानगर जिले में, इसके बाद में बीकानेर में आती है कितने दिन, लगभग 18 दिन। 18 दिन की आंधी आती है, यानी कि गंगानगर के बाद में सर्वाधिक जो आंधियों वाला जिला है वो अपना बीकानेर है। फिर है अपने जैसलमेर। जैसलमेर की यदि हम बात करें तो जैसलमेर में साथियों आंधी आती है कितने दिन, 16 दिन। और बाड़मेर से एक नया जिला अलग हुआ है जिसका नाम है बालोतरा। यहाँ पर 2 जिलों में आंधियाँ जो देखने को मिलती है वो अपने को देखने को मिलती है कितने दिन की, 13 दिन की देखने को मिलती है। फिर बाद में हम बात करें जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण में आंधियाँ आएगी लगभग आपके कितने दिन, 9 दिन। फिर जयपुर ग्रामीण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अपने को आंधियाँ देखने को मिलती है, वो है लगभग आपके 6 दिन। जयपुर ग्रामीण में 6 दिन। फिर है अपने कोटा में है साथियों 5 दिन। अजमेर, और अजमेर के साथ में नया जिला भी अलग हुआ है, अजमेर से विच्छेदित होकर ब्यावर में यहाँ पर अपने आंधियों का समय रहता है कितने दिन का, 3 दिन का। फिर है अपने झालावाड़, ये है अपने 2 दिन। तो साथियों ध्यान रखना, सबसे कम आंधियाँ या सबसे न्यूनतम आंधियाँ कौन से जिले में आती है, झालावाड़ जिले में आती है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर आती है, श्री गंगानगर जिले में आती है। ठीक है साथियों। राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला जिला पूछ ले तो कौन सा है, वो है अपना बीकानेर जिला। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब साथियों यदि हम बात करें राजस्थान में आंधियों की दिशा, तो राजस्थान में ध्यान रखना दोस्तों, आंधियां अपने उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है। और आंधियों का साथियों बढ़ने और घटने का भी क्रम यही रहता है कि उत्तर पश्चिम दिशा में सर्वाधिक आंधी आती है, जबकि दक्षिण पश्चिम दिशा में आंधियां क्या आती है, न्यूनतम आंधियां आती है। जैसे कि यदि हम बात करें इसको नक्शे पर यदि हम समझने की कोशिश करें तो देखो साथियों कुछ इस प्रकार से अपने राजस्थान का नक्शा है। ये है अपने उत्तर पश्चिमी दिशा, ये उत्तर है और ये पश्चिम में। तो इस उत्तर पश्चिमी दिशा से आंधियां तेज से निम्न की ओर जाएगी। ठीक है। तो आंधियों के घटने और बढ़ने का क्रम भी कुछ इस प्रकार है और आंधियों की दिशा भी इस प्रकार है, अपने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की। और ये है अपने कौन सी दिशा, तो ये है अपने दक्षिण पूर्वी दिशा। ठीक है साथियों। चलो अब चलते हैं हम आगे। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जो अपने को अभी जो निकली थी जस्ट ग्रीष्म ऋतु उसमें अपने को देखने को मिला था। तथा रात में तापमान में गिरावट भी पाई जाती है। अब राजस्थान में यदि हम बात करें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला तो वो है अपना डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला वो है अपना जैसलमेर। और राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला तो विश्व में भी अपने कौन सा आएगा, डूंगरपुर जिला आएगा। तो साथियों न्यूनतम वार्षिक तापांतर और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला दोनों में डूंगरपुर है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाले जिले में चूरू और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले जिले में अपने कौन सा आएगा, जैसलमेर जिले को शामिल किया गया है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला भी अपने कौन सा है, चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान तो वो है अपना फलोदी। हाल ही में नया जिला बना है, जबकि पहले ये अपने गर्म स्थान के अंतर्गत आता था और हाल ही में यह गर्म स्थान ही है। ठीक है साथियों। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है, तो वो है अपना जून। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों राजस्थान में मानसून पूर्व ग्रीष्म ऋतु में
चक्रवातों से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोगड़ कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस एक लाइन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ ही साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ ही साथियों, अपनी आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली कक्षा में।